खुदा के न होने का कोई कंक्लूसिव आर्गुमेंट है? हमारे पास खुदा के ना होने का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। मेरे नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह है जो कुरान का मुसन्निफ है। देखिए, कुरान का नुज़ूल जो है वो तो 1400 साल पहले है ना, तो अल्लाह ताला का वजूद तो 1400 साल पहले भी था। तो अगर ये डिबेट आज से 1400 साल पहले हो रही होती तो आप मुझसे कुरान के बारे में सवाल करते? क्योंकि उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी न किसी खालिक की मौजूदगी का इकरार करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशिएंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। Therefore we need to come on a common ground कि आप ये बताएं कि आप सच्चाई तक पहुंचते कैसे, नहीं कौन सी चीज आपके नजदीक दलील है, वो किस तरह की दलील होनी चाहिए ताकि मैं आपको दलील दूं। वैसे आपको खुदा की मौजूदगी साबित करने के लिए दलील की जरूरत? आपको जरूरत है, मुझे नहीं। तो आपने कैसे खुदा को पहचाना? ये तो फितरत है इंसान की। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे, मैं 2002 में एथीस्ट हुआ था और 2008 से मैं पब्लिकली डिक्लेयर्ड एथीस्ट हूँ। और 2008 से लेकर 2023 तक पिछले 15 सालों में मेरे मौक़िफ़ में 1 इंच की भी तब्दीली नहीं आई। ठीक है, चलें तो मेरे ख्याल से अब हम अपने मौजू पर आते हैं। और मौजू जो हमने मुंतखब किया था वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन जाहिर है कि इस चीज़ का ताल्लुक जिस तरीके से एक मज़हब में यकीन करने वाले शख्स से है, मसलन मुझसे है, उतना ही आपसे इस माना है कि आप सिक्के का दूसरा रुख हैं। और वो दूसरा रुख इस तरह है कि भाई आप ये बिलीव करते हैं कि आप एथीस्ट हैं। अब मुझे आप थोड़ा सा और मेरे ऑडियंस को और अपने ऑडियंस को भी आप ये समझाएं कि एथीज़म है क्या, यानी आपका एथीज़म क्या है, या आपका एथीज़म कोई जो एक पॉपुलर ओपिनियन है उससे मुख्तलिफ है या कुछ और है? असल में बात यह है कि जो खुदा का तसव्वुर है एक एथीस्ट के नज़दीक, वो इंसानों ने इस कायनात की तौजीह करने के लिए तराशा है। ठीक है, एक पुराने ज़माने में इंसान को नहीं पता था कि तूफ़ान कैसे आते हैं, ज़लज़ले कैसे आते हैं, और मौत के बाद क्या उसकी जो ज़िंदगी है उसका कोई मकसद है कि नहीं। तो एक दिन एक शख्स ने दावा किया कि तुम्हें पता है कि इस कायनात को एक देवता ने बनाया है, इस कायनात को एक खुदा ने बनाया है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं वो वजूद में आए। तो बेसिकली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वाजदी साहब, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोग ये दावा करते हैं कि इस कायनात से मावरा कोई ऐसा अल्लाह है, कोई ऐसा खुदा है, कोई ऐसा भगवान है, कोई ऐसा। मैं अभी बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कि एथीज़म क्या है, मैं वही वर्ल्ड व्यू दे रहा हूं। आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि ये दावा जो है मजहबी कैंप करता है कि इस कायनात का कोई खुदा है। ठीक है, और जो इल्हाद है, जो एथीज़म है, वो समझता है कि हमारे पास ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इंक्लूडिंग योर डिवाइन बुक्स, इंक्लूडिंग ऑल योर रिचुअल्स, जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कंक्लूसिवली कह सकें कि वाकई ये जो आप लोगों का मजहब है ये वाकई ये डिवाइनली ओरिएंटेड है या ऊपर से आया है। ये एथीज़म है। तो एथीज़म बेसिकली डिनाइल है ऐसे किसी दावे का कि कायनात से मावरा कोई भी क्रिएटर है। ठीक, तो यानी कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट का मसला है कि अगर क्या आपके पास खुदा के न होने का कोई कंक्लूसिव आर्गुमेंट है? हमारे पास खुदा के ना होने का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास उस अल्लाह के ना होने का कंक्लूसिव एविडेंस है जिसकी परफॉर्मेंस अपने 3 मज़ाहिब, 1,24,000 अंबिया और 4 किताबों में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। ठीक है, आपके पास खुदा के, चूंकि मौजू खुदा का वजूद है, अभी हम मजहबी खुदा के ईसाई वाला वर्जन है कि इस्लाम वाला वर्जन है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास किसी भी कायनात के क्रिएटर का कोई भी एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस आपके पास नहीं है। आपको नहीं लगता कि the absence of evidence is not the evidence of absence? You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, जो उसने aliens के लिए इस्तेमाल किया था कि absence of evidence is not evidence of absence। और चूंकि आप ये गॉड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मुझे आपके इस यूजेज के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि absence of evidence is not evidence of absence। ठीक, तो फिर अगर यही बात है तो ये पोजीशन क्या अब इसमें एरर नहीं आ जाता कि भाई हम इसलिए इस चीज़ में बिलीव नहीं कर रहे हैं कि चूंकि हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, जबकि हम ये भी मानते हैं कि एविडेंस ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ना हो। हमें ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, इसी तरह जो एब्सेंस ऑफ एविडेंस है वो भी किसी चीज़ की मौजूदगी का सबूत नहीं है। ठीक है, हम तक जिस खुदा का तारुफ करवाया गया है ना वाजदी साहब, वो याकूब से कुश्ती लड़ता है। हम तक जिस किताब खुदा का तारुफ करवाया गया है वो दुनिया के अरबों इंसानों में से एक शख्स को अपना महबूब बना लेता है। नहीं, ठीक है, हम फिर उधर जा रहे हैं कि जहां अभी हमारा वो डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, हम सिर्फ सिंपल द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे
हमारे अब पास उस खुदा ने किस जो- मजहब की किताब में क्या Exactly, किया, इट इज हमारे पास डिफरेंट कोई स्टोरी। एविडेंस नहीं है कि ऐसा कोई भी जो क्रिएटर है वो इस टाइम और स्पेस के फैब्रिक से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है और उसने अदम से इस कायनात को वो वजूद में लेकर आया है। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये दावा आप लोगों ने किया है कि इस कायनात का कोई खुदा भी है और बाकायदा वो इस कायनात को वजूद में भी लेकर आया है, और मैं यहाँ पर मजहबी खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम आएंगे तो उस पर भी बात। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा आपसे जो सवाल है बुनियादी, वो ये सवाल है, और मैं इसलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी हो देखने में। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, हाउ डू यू नो द ट्रूथ? जो कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो सारा झगड़ा है वो ये है कि खुदा सच है या खुदा सच नहीं है। तो हमें पहले ये डिफाइन ज़रूर करना पड़ेगा कि हम सच को जाने कैसे और किस बुनियाद पर हम सच तक पहुँच सकते हैं। सर, खुदा सच है या खुदा झूठ है, इस बात का फैसला तो हम तब कर सकते हैं ना जब आप ये बात साबित कर दें कि खुदा है। ठीक है, जब तक अभी आप यही बात साबित नहीं कर सकते। नहीं, मैं साबित उस वक्त करूंगा ना जब आप ये कहेंगे कि इस तरह साबित करो, उस तरह नहीं। मेरे यानी आप अगर ये कहें, आप अगर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि इस कायनात का जो भी क्रिएटर है आपके नजदीक वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ। हम स्टेज बाय स्टेज चलेंगे। नहीं सर, तो मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिए, क्योंकि आप अपने सवालों की ओरिएंटेशन बिल्कुल तय कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लामा वाजिदी के नज़दीक इस कायनात का जो क्रिएटर है ये वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ है, या ये कोई और हो सकता है। बस वही है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता तय करना पड़ेगा। हम एकदम कंक्लूजन के ऊपर जंप नहीं कर सकते। तो आपके नजदीक जो अल्लाह है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये वही अल्लाह ताला है जो कुरान मजीद में सूरह अबू, लेकिन वो आपके नजदीक नहीं है ना, वो आपके नजदीक नहीं है। अच्छा, आपके नजदीक नहीं है। आपका मसला ये नहीं है कि मुझे अल्लाह से चिढ़ है या मुझे अल्लाह का इनकार है। आपका मसला है कि खुदा मौजूद नहीं है, क्रिएटर मौजूद नहीं है। ये आपका मसला है। जी, हमारे दोनों मसले हैं। तो हमारे नजदीक, लेकिन पहला मसला, मैं आपको एक कॉमन सेंसिकल, एक मिनट, लेट मी स्पीक 1 सेकंड। आप दो चीजें लेकर चलते हैं, एक ये कि खुदा मौजूद है या नहीं, पॉइंट नंबर 1। अगर खुदा मौजूद है तो वो अल्लाह है कि जो कुरान का अल्लाह है या नहीं, पॉइंट नंबर 2। इमेजिन करें कि अगर पहला पॉइंट साबित नहीं हुआ तो दूसरा पॉइंट खुद ब खुद फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब आप जब ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जब आप इस पर चलेंगे तो तभी तो हम दूसरे स्टेज पर पहुंचेंगे। अगर आप ये चाह रहे कि नहीं मैं पहले अल्लाह को साबित करूं फिर वजूद-ए-बारी पर बात करूं। मसला ये है वाजिदी साहब कि आपने बहुत सही बात की कि खुदा जो है पहले उसके वजूद को साबित करना है और फिर नंबर 2 पे उस वजूद को साबित करना है कि वो खुदा वही अल्लाह है जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद को ऑथर किया। लेकिन ये दो सवाल इसलिए अलग नहीं किए जा सकते क्योंकि अभी आपने खुद तस्लीम किया कि मेरे नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह है जो कुरान का मुसन्निफ है। देखिए, कुरान का नुज़ूल जो है वो तो 1400 साल पहले है ना, तो अल्लाह ताला का वजूद तो 1400 साल पहले भी था। तो अगर ये डिबेट आज से 1400 साल पहले हो रही होती तो आप मुझसे कुरान के बारे में सवाल करते? क्योंकि मैं उसकी आइडेंटिटी के लिए फिर आपसे ये पूछता, अगर ये डिबेट 1400 साल पहले हो रही होती कि आपके नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह ताला है जिसने हज़रत इब्राहिम को अपने बेटे की, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप आइडेंटिटी के लिए कोई रेफरेंस देते, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का हुक्म दिया। राइट, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। वो सवाल ये है कि आप मसलन थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप ये कहते हैं कि इंसान का कोई वजूद नहीं है, ठीक है, इंसान का हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और फिर आप मुझसे, और मैं कहूं कि नहीं इंसान का वजूद है, और आप मुझसे सवाल करें कि काला इंसान कैसा होता है या गोरा इंसान कैसा होता है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि काला ऐसा होता है और गोरा ऐसा होता है। मैं आपसे कहूंगा कि पहले हम इंसान के वजूद पे बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी बाद में आएगी। तो हम खुदा के वजूद पर पहले बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी को, उसने इब्राहिम को क्या हुक्म दिया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया था, ये मसला बात का है। क्या आप खुदा के वजूद को उसकी आइडेंटिटी से अलग करके देख सकते हैं? खुदा की आइडेंटिटी उसकी सिफात हैं, और पहले जात साबित होती है, उसके बाद सिफात साबित होती हैं। आपने वो सिफात जो हैं तमाम तर खुद एट्रीब्यूट की है ना। अगर एक आदमी वजूदे जात का ही मुनकिर हो तो सिफात के ऊपर तो कभी उससे डिबेट हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, मैं पहले तो जात के ऊपर बात करनी पड़ेगी। इत्तेफाक करता हूं, यानी अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरी ब्रेवरी या मेरी जो एग्जिस्टेंस है जी, उसका जो दावा है वो रिलीजन ने किया है। तो रिलीजन का जो बारिश सबूत है, एग्जैक्टली, ठीक है, अगर मैं ये दावा करूं कि इस वक्त मेरी जैकेट के अंदर टक बिस्किट है तो आप मुझे कहेंगे कि भाई साबित करो, तो मैं ये निकालूंगा, आपको टक बिस्किट दिखा दूंगा। इसी तरह ये रिलीजन ने दावा किया है कि भाई खुदा एग्जिस्ट करता है, तो इसका बारिश सबूत भी आपके ऊपर है कि आप साबित करें कि खुदा एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली, यही मैं इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं साबित जब ही करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे पास दलाइल हैं, ऑब्वियसली मैं इसीलिए बैठा हूं आपके साथ। मान लीजिए मैं 10 दलीलें दे दूं आपको और आप ये कहेंगे मैं तो इनमें से किसी दलील को नहीं मानता, सो देयरफॉर वी नीड टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड कि आप ये बताएं कि आप सच्चाई तक पहुंचते कैसे, नहीं कौन सी चीज आपके नजदीक दलील है, वो किस तरह की दलील होनी चाहिए ताकि मैं आपको दलील दूं। वैसे आपको खुदा की मौजूदगी साबित करने के लिए दलील की जरूरत? आपको जरूरत है, मुझे नहीं। तो आपने कैसे खुदा को पहचाना? मेरी तो फितरत है इंसान की, लेकिन
अब आपकी भी मैं फितरत है, इंसान नहीं हूं। नहीं आपकी भी फितरत है, बाज़ मरतबा फितरत ढक जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किस कंप्यूटर के ऊपर कपड़ा डाल दूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर है, लेकिन आपके नजदीक ट्रूथ तक, किसी भी चीज के ट्रूथ तक पहुंचने का आखिर कोई तो तरीका होगा ना। आप डिनाइल में तो नहीं रह सकते कि मैं तो सच्चाई को जानता ही नहीं हूं। देखिए, हमारे पास जितने भी आर्गुमेंट्स हमें पेश किए गए हैं एक क्रिएटर की मौजूदगी के, तो वो हमें बहुत बचकाना मालूम होते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस दोज आर्गुमेंट्स कि वो जो बचकाना है, लेकिन मैं आपको वो बचकाना आर्गुमेंट दूं कब? चले मैं आपसे, मुझे ये तो बताइए कि सच्चाई का दारोमदार किस चीज पर है? मैं आपसे समझने की लिए कोशिश करता हूं कि आपको कैसे लगता है कि इस कायनात का कोई खुदा है। मैं आपसे अब मैं ये अगर मैं आपको ये बता दूं, अब मैं ये आइडेंटिटी से हटकर एग्जिस्टेंस पे बात कर रहा हूं। आइडेंटिटी पर हम बाद में आएंगे, आप पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव कर दीजिए। तो आप ये नहीं बताएंगे कि मैं कैसे प्रूव करूं, मुझे आपको किस तरह की दलील चाहिए? कि मुझे आप ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपको किस तरह का खाना खाना है। भाई आप ये दलील, आपको आपके पास दलीलों की वैरायटी है। मुझे नहीं लगता अगर आपके पास सॉलिड दलील है तो वो सॉलिड दलील कोई भी हो सकती है। अगर आप मुझे बताइए कि इस कायनात का एक खाने की मिसाल ले लेते हैं, अगर आप मसलन सर प्लीज, इस कायनात का एक खुदा है, ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया, हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, आपने खाने की मिसाल दी कि जी आप किस तरह का खाना खाएंगे, बात बिल्कुल सही है। ये सवाल उस वक्त नामाकूल होगा कि जब आप खाने के वजूद पर यकीन रखते हो, फिर मैं पूछूंगा आप किस तरह का खाना खाएंगे। लेकिन अगर आप खाने के वजूद पे ही यकीन न रखते हो और मैं फिर आपसे पूछूंगा आप पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, तो ये सवाल बिल्कुल नामाकूल होगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि खाने का तो वजूद ही नहीं है, आप मुझसे किस तरह का खाना पूछ रहे हैं? खुदा की मौजूदगी की दलील की जो किस्म दरियाफ्त की थी, आपने खुदा को की जो दलील है उसको आपने खाने से कंपेयर कर दिया है। आपने किया, उसका जवाब दे रहा हूं। दलील को कंपेयर किया है मैंने, दलील को खाने से कंपेयर किया है, मैंने खुदा को कंपेयर नहीं किया है। चले हम इस निटी ग्रिटी में पड़े बगैर, हम मुझे सिर्फ ये तो आपके नज़दीक कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना ट्रूथ का। मैं कहता हूं ये सवाल कॉमन सेंस है कि एक चीज, एक ऐसी हस्ती जो कि ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल गॉड है, वो इस टाइम स्पेस के फैब्रिक को कैसे वजूद में लाई। ठीक, लेट्स एग्री ऑन द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आपके नजदीक ट्रूथ का मेयार है, राइट? आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई उस खुदा को तो डिटेक्ट नहीं किया, किसने देखा? आपके नजदीक देखना कोई जरूरी तो नहीं है? सर ये जब आप अपनी दलील सामने रखेंगे तो मैं उस दलील के बारे में जो मेरे आजाना सवालात होंगे मैं आपके आगे रखूंगा। फिलहाल हमने गुफ्तगू का आगाज कहीं से तो करना है ना। मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे समझने के लिए बताइए कि इस कायनात का एक खुदा है जो एक कॉन्शियस डाइटी है, ये आपको कैसे पता चला? अब हम आ जाते हैं, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की बर्डन टू प्रूफ, ठीक है, हम बर्डन टू प्रूफ पे ही बात करते हैं। पहले आप जो मुल्हिदीन का एक जो कॉमन तरीका होता है वो ये कि नहीं जी ये तो मोमिनीन का काम है कि वो खुदा के वजूद को साबित करें, हमने तो दावा किया ही नहीं। जी बिल्कुल। आपने अपनी जो किताबें लिखी हैं जिसमें आपने ह्यूमन हिस्ट्री लिखी है पूरी, अभी हालांकि मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने जो मुख्तसर उसका तारुफ कराया है उसमें आपने क्या लिखा कि भाई इंसान रह रहे थे और अचानक थंडर हुआ, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया। अब लोगों को ये पता नहीं था कि करें क्या, तो किसी ने कहा कि नहीं ये देवता ने बनाया है ये सारे काम। कहा कि ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। आपने कहा ना कि ह्यूमन हिस्ट्री। नहीं, मैं ये जो है एंथ्रोपोलॉजी का मौजू है। ठीक है, ये आप इसको मानते हैं? साइकोएनालिसिस का मौजू, आप इसको तस्लीम करते हैं? मैं इसको तस्लीम करता हूं, लेकिन ये मैंने अपनी किताब में ओके, मैं अपनी इस बात को वापस ले लेता हूं, कोई मसला नहीं है, बाद में आदमी भूल चूक हो जाती है, लेकिन बहरहाल आप इसको तस्लीम करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जिस आदमी ने ये कहा कि ये सारी चीजें देवता ने बनाई हैं, इंसान तो उससे पहले भी थे, वो तो किसी देवता के कायल नहीं थे। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि एथीज्म जो है वो डिफॉल्ट पोजीशन है, तो दावा फिर आपका हुआ। असल एथीज्म जो है डिफॉल्ट पोजीशन है। जी, आप ये कह रहे हैं। आपने एक नई चीज मुतारिफ करवाई, ठीक है, आपने ये कहा कि हमने बताया कि नहीं, एथीज्म डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं, इंसानियत के आगाज में लोग एथीस्ट थे। सर, इंसानियत से पहले कायनात तख्लीक हो चुकी थी ना आपके नजदीक। उस कायनात का खालिक कौन था? ये इसका दावा आपने किया कि इस कायनात का खालिक खुदा था। ठीक है, आप साबित करें कि इस कायनात का खालिक खुदा था। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ दो अगर आप देख लें, ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूफ अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूं और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर होगा। आप बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं। सुन लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलॉसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 BC था।
वो और इसका नाम डेमोक्रेटिक। इसके अलावा आपके पास कौन सा तरीका है पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने कैसे पहचाना? जो टेक्निक है वो हमने 3-4 हजार साल पहले इवॉल्व की है। ये जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता आया है, इस दावे का माखज़ क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज़ है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात की जो हमारे नजदीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा, मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फर्जी खुदा को रखा। तो ये भी तो मफरूजा ही हुआ ना? नहीं सर, ये मफरूजा इसलिए हुआ कि पहले आपने एक चीज हमारे पास एवोल्यूशन हुआ। हमारे पास घड़ी नहीं है सर, आपकी दांतों के अंदर जो कैल्शियम है ना, मैं सर मेरी बात सुनने देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा, और आप मुझे 30-40 सेकंड का मार्जिन दीजिएगा, चाहे आपके ज़हन में कोई बात, आई विल आल्सो गिव दैट। आपके दांतों में जो कैल्शियम है ना वाजदी साहब, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो फास्फोरस है, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए ही नहीं जाते। ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स स्टार्स सुपरनोवा होने से वजूद में आते हैं, और उसके बाद जब इन एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट हुई है अर्थ पर, तो यहाँ पर वो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिसके नतीजे में लाइफ इवॉल्व हुई है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का नहीं है। अब अगर आप आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया है, और उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी न किसी खालिक की मौजूदगी का इकरार करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशिएंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर, अब मुझे आप बोलने दें, वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है। चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा, इसलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूज़ा गढ़ा चूँकि एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा, ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो इस्टेब्लिश बाय डिफॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज़म है। ये मफरूज़ा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन इल्हाद कैसे हो सकता है, जबकि इल्हाद खुदा का इनकार है, जब खुदा का दावा ही बाद में किया गया है इंसान की तहजीब के इर्तिका के दौरान, तो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन एथीज़म कैसे हो सकती है? हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल, तो मेरी बात की तस्दीक कर दी, हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। अब आप मुझे, आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं है। मैंने आपकी बात की तस्दीक कर दी, मुझे सिर्फ इतना बता दें, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे? आई डोंट नो। यू डोंट नो? नो, आई डोंट नो। आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए? गया हूंगा, लेकिन आई डोंट नो। नहीं, आपको पता है कि जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल। क्या हम इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं कि आपके नजदीक जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। अच्छा, अब चले, मुझे नहीं पता होंगी। मुझे भी नहीं पता। वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाहु आलम। आपको हजरत आदम का नहीं पता? नहीं, हजरत आदम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यस यू आर रॉन्ग, तो पहले मेरी सुन तो रहे ना सर। नहीं, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई नो, कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 80 नस्लें का उनका फासला है। ये बात तारीख इब्ने कसीर में लिखी है, गलत लिखी है। ठीक है, आपके नजदीक हजरत आदम जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो, आपको नहीं पता। इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं। हाँ, सही है, लेकिन बहुत सारे वो 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन का ताल्लुक है, पहले मुसलमान थे जी, तो अल्लाह ताला के नबी थे। ये हिस्ट्री से ताल्लुक करती है, रिलीजन से नहीं। आपके पास भाई आप भी बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से जायद जो है अंबिया हैं, कुरान में 1 लाख से जायद अंबिया का नाम है नहीं है, बल्कि अक्सर अंबिया का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा, इसलिए कि हमारी हिदायत का जो डिपेंड करता है इस पे नहीं करता कि हजरत आदम कब थे, इस पे डिपेंड करता है कि हजरत आदम मुसलमान थे, और उस पर हम तस्लीम करते हैं। अब वो कभी भी हो सकते हैं।
अच्छा, हजरत आदम पहले इंसान थे? फिर हम एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जा रहे। ये एवोल्यूशन ही का सवाल है। नहीं, एवोल्यूशन का सवाल नहीं, एवोल्यूशन ही का सवाल है। अगर आप वो अव्वले बशर थे, अव्वले बशर थे, उनसे पहले कोई इंसान अल्लाहु आलम, अल्लाहु आलम, ठीक है। आप कब थे वो? ये जब भी होंगे, अभी तो बताया मैंने। कहाँ थे वो? आई डोंट नो, आपको ये भी नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि हजरत आदम के कितने अरसे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हजरत आदम कब थे? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, जो कुरान मजीद आपके पास जिब्राइल लेकर आया, उसने भी आपको ये नहीं बताया, इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। वो हमारे नज़दीक रेलेवेंट है, क्योंकि आपका मौजूद रिलीजन नहीं है, आपका मौजूद हिस्ट्री है। मेरा मौजूद रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन का जो रिलीजन की जो बुनियाद होती है वो हिदायत है इंसान की, और हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आदम कब थे और कब नहीं थे। ये बताइए कि अल्लाह ताला ने या क्रिएटर ने इस कायनात को कब बनाया? आई डोंट नो। और जो साइंस का ये सवाल आप वही कर रहे हैं, ठीक है, ये वही सवाल है जो कैसर भाई से आपने किए थे। अच्छा, ठीक है, मुझे एक बात और इसके ताल्लुक से मजहब की कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि हम साइंस की पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर साइंस ये कहती है, अगर साइंस का ये दावा है कि जी 14 बिलियन साल पहले कायनात वजूद में आई थी बिग बैंग के बाद, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, आ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ताला या क्रिएटर, अब हम गुफ्तगू के असल धारे में मुझे लग रहा है हम शामिल हो रहे हैं, इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे, तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया, उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक। तो जो चीज़ टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नज़दीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके नज़दीक, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, आई विल नॉट इंटरप्ट यू। जो चीज़ टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया, तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था, और इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल जो कि हमारे पास 75% हाइड्रोजन है, ये यूनिवर्स जो है, इस कायनात को बनाने का रॉ मटेरियल वो क्रिएटर कहाँ से लेकर आया? ठीक। आपने दो सवाल किए कि वो आदम में कैसे एग्जिस्ट करता था। वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था। उसका तो वजूद ही वजूद था। पॉइंट नंबर 1। अब मैं जवाब दे दूं आपको, जवाब दे दूं। नंबर 2, आपने कहा कि रॉ मटेरियल कहां से लेकर आया। अगर उसको रॉ मटेरियल कहीं से लाना हो तो फिर वो क्रिएटर किस काम का? क्रिएटर कहते ही उसको है जो हर चीज को बनाए, जो रॉ मटेरियल को भी बनाए और जो ट्रांसफॉर्म भी करे एक चीज से दूसरी चीज में। क्रिएटर वो है। अगर आप इस्लाम का या किसी भी मजहब का बुनियादी मुकद्दमा नहीं समझते तो फिर आप ये कैसे डिबेट कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कैसे, क्या रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रिएटर को हम ऑल पावरफुल मान रहे हैं तो हम ये भी मान रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप उसको स्पेस में और टाइम में मानते हैं, मसलन कोई भी क्रिएटर है, उसको आपने स्पेसलेस नहीं माना, उसको आपने टाइमलेस नहीं माना, बल्कि उसी टाइम और स्पेस में माना जिसमें ये कायनात वजूद में आई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई? मैंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है। ये दावा रिलीजन ने किया है कि ये कायनात। तो जनाब, जब मैं ये कहता हूं कि हमें ये नहीं पता कि आदम कब आए थे, तो आपको मसला होता है? नहीं, क्योंकि आपके पास तो, क्योंकि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि आदम कब आए थे। आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है ना सर। डिवाइन गाइडेंस का मतलब ये नहीं, आदम को पैदा किया। डिवाइन गाइडेंस का मतलब हरगिज ये नहीं कि खुदा ने अपने सारे उलूम इंसान को मुंतकिल कर दिए। जाहिर है, जो इंसान सोच सकता था वो इस किताबों में लिख सकता था, वो एक अलग मसला है। वो आप नोट करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आपके नजदीक टाइम और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए हैं। जी, राइट सर? जी हाँ। टाइम और स्पेस एक क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं, और वो टाइम और स्पेस का जो क्रिएटर है वो उससे पहले जिस अदम में था, वो आदम में नहीं था। वो यही तो आपका सवाल गलत है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले वो कहाँ था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस ज़मानो मकान में था? टाइम से पहले किस टाइम में था? टाइम और स्पेस के फैब्रिक, मैं और आप इस वक्त शिकागो के अंदर 2023 में बैठे हैं। अगर यहां पर मैं टाइम चेंज कर दूंगा तो आप दोनों में से कोई एक नहीं होगा, स्पेस चेंज कर दूंगा तो कोई नहीं होगा। इसीलिए जो आइंस्टाइन था वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम स्पेस फैब्रिक की बात करता है। मुझे ये बताइए कि ज़मानो मकान तो खुदा ने तख्लीक की, तो उस तख्लीक से पहले वो कहां था? जब ज़मानो मकान उसने तख्लीक किए हैं तो ज़मानो मकान को आपने मखलूक मान लिया। ठीक है। नहीं, ये आपका दावा है कि आप भी तो कह रहे हैं कि ज़मानो मकान को अगर उसने तख्लीक किया है तो फिर यानी मैं पहले बता रहा हूं, मैंने कहा कि ज़मानो मकान जो है आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। ठीक है, आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। हम तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो वाजदी साहब और अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम रिलीजियस लोगों के नजदीक ज़मानो मकान खुदा की तख्लीक है, तो उस ज़मानो मकान की तख्लीक से पहले खुदा कहां था? इसका जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूं। हालांकि आपके सवाल के अंदर जो फैलेसी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर का बनाने वाला हूं, तो क्या मैं इस कंप्यूटर के अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा?
सर असल में ये जो कंप्यूटर है ना, ये जी। टाइम और स्पेस फैब्रिक के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद, तो और मैं भी आपने- करता हूं, आपने और मैं भी करता हूं, बड़ी मासूम वाली मिसाल नहीं, मैं भी ये करता हूं, बहुत आप मासूम जैसे- मिसाल है सर। ये मासूम लोगों को समझाने के लिए है भाई। अब आप ये सर, देखिए, हम बहुत अब ही मासूम हैं, सुन हम लीजिए, बहुत- देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि जब हम दोनों टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके फैब्रिक में, और मैं इस चीज को बनाने के बावजूद इसके बाहर हूं, तो जो इस पूरे फैब्रिक को बनाने वाला है उस फैब्रिक में कैसे होगा? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये आपके दावे की फैलेसी है, क्योंकि ये मेरी लेट मी कंप्लीट सर, जी। क्योंकि इससे ना वो फिर जी। वो खलते मबहस हो जाएगा। मैं ये जो कंप्यूटर की जो आपने मिसाल दी है वो इसलिए सादिक नहीं आती मेरी राय में वाजदी भाई, जी। कि जो कंप्यूटर है वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है और आप भी टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, जी। ये टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस का शाहकार है। जी। लेकिन आपका ये दावा है कि इस टाइम और स्पेस को क्रिएटर ने क्रिएट किया है। जी। तो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएटर ने क्रिएट किया है तो वो उससे पहले खुद कहाँ था, इसी को ये समझने की कोशिश मैं कर जो रहा हूं आपके इस दावे के फॉल्सहुड को बयान करना चाह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपका ये जो दावा या जो नैरेटिव है ये फॉल्स इक्विवेलेंस कहलाता है, चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है तो क्रिएटर भी किसी ना किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है, इसी को अरबी में क़ियासुल गाइब अल शाहिद कहा सर, जाता है। इसलिए तो इसलिए ये और ये यही कैसे- चीज बुनियादी तौर पर गलत है ठीक है, मैं कि यही- जब मैं हमारा यही- हो सकता है मैं जी। यही समझ जाऊं तो मैं बस अपना सारा मुकदमा वापस ले लूं। जी। मुझे सिर्फ ये फॉल्स इक्विवेलेंस समझा दें। मैं आपसे मेरा मकसद जो है, अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे मेरे है। बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, जी, जी, आपके जी, बहुत जी। सारे सुनने जी, वाले जी, हैं, जी। टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं। जी। उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था। नहीं, फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाजमान और लामकान है, यानी वो नहीं है। वो लाजमान और ये लामकान है। खसूसियात ना होने की होती हैं सर। ये लाजमान और लामकान है। जी नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो खुसूसियात न होने की होती हैं ये मादी चीज के न होने की खुसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं फिर है। भी अगर वो मादी होता तो वो किसी ना किसी फिर भी जमान और वो- मकान में होता। फिर वो भी मादे का क्रिएटर है। फिर भी- क्योंकि अगर वो मादी होगा, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं। मुझे ये तो फिर? बताइए कि एक गैर मादी चीज जो है जी। वो मादे को कैसे ज़हूर में लाती है? इसलिए कि आपने सिर्फ मादी चीजें देखी हैं। हम चूंकि जिन चीजों के यूज्ड टू हैं, हम उन्हीं चीज के ऊपर बुनियाद बनाकर फैसला कर लेते हैं। ये नहीं, इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि चूंकि हम एक मादी को मादी से यानी एनालाइज कर रहे हैं या उसमें कयास कर रहे हैं। लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि खुदा मादी नहीं है बल्कि गैर मादी है, अब आप ये कहें कि गैर मादी जो है वो मादी को कैसे वजूद में लाएगा? आप अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आप लैंड हो जाएंगे किसमें? इन्फिनिट रिग्रेस में। आप मान लीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं होते हम उसमें भी लैंड नहीं ओके, होते। बताइए कैसे हम नहीं ये होते? कहते हैं जी। कि हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पहले, जी। प्लांक्स टाइम 10⁻⁻43 सेकंड्स पहले, जी। जब ये कायनात जो थी बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, उससे पहले के हालात का इल्म नहीं है। हमारा ये दावा है। जी। और आप लोगों का ये दावा है कि उससे पहले जो था क्रिएटर एग्जिस्ट करता था। हम इस वो बात आज भी करता है। सर चलें ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक चीज जो है, क्रिएटर जो है वो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएट कर रहा है जी। तो खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? वो अदम में, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? अदम में तो हम थे, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद है। तो अगर वो तो आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं अगर कहेंगे वो सरापा वजूद जी। है तो इसका मतलब ये है कि उसने वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा। इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूं। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है साइंटिज्म। आप हम मुझे- साइंटिज्म, हम साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। साइंटिफिक हम ये थ्योरीज आपका मान लेते ईमान हैं, है। लेकिन साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी चीज को जांचते और नापते हैं मादे के जरिए। गैर मादी वजूद के आप कायल नहीं है। नहीं है ना? आप कैसे हुए? आप गैर मादी वजूद के, आप गैर मादी वजूद के कायल हैं? नहीं हूं ना सर। नहीं है ना? आप कैसे हुए? आपके अंदर शऊर नहीं है। सर तो जो शऊर है वो मादे का मजहर है। मादे- कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? फिजिकल नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है वो? ब्रेन एक शऊर क्या चीज है? एक फिजिकल चीज है, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है। सर इधर उधर की बातें नहीं, ये इधर उधर की नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मादे और गैर मादे की बात कर रहे हैं तो शऊर के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि शऊर एग्जिस्ट करता है और गैर मादी है। आप मुझे बता दीजिए कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता, क्या या कह दीजिए कि वो मादी है। क्या जो शऊर है जी। वो दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करता है? क्या दिमाग के बगैर? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता सर है। मुझे ये समझा दें। बिल्कुल कर सकता मुझे है। ये बताएं कि वाजिदी हाँ, ये साहब जरूर का है, जो शऊर है, ये जरूर है। आपकी वफात के बाद क्या एग्जिस्ट करेगा? ये जरूर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं लेकिन अगर आप ये कहें कि मादा यानी शऊर और दिमाग दोनों एक ही चीज है, अगर आप ये साबित कर दें तो फिर मैं अपने इस दावे को वापस ले लूंगा। सर मुझे लेकिन अगर आप ये दो अलग अलग चीजें हैं, अगर ये दो अलग अलग चीजें